नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कई बार हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलता है। उस स्ट्रगल का कारण हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि कई बार हम देखते हैं अगर अपनी चार्ट को, तो देयर आर लॉट्स ऑफ योगा, एक अच्छे सारे राजयोग देखने को मिलते हैं। तो हमें लगता है कि राजयोग बहुत सारे बने हुए हैं, हमारी कुंडली बहुत अच्छी है और हम जीवन में काफ़ी ज़्यादा हाइट्स पर जा सकते हैं। मगर जीवन आधे से ज़्यादा निकल जाता है, वो राजयोग अपना काम करते नहीं हैं, उसके पीछे कारण क्या होता है? तो यहाँ पर कुंडली के अंदर सबसे पहले जब भी हम किसी कुंडली का विश्लेषण करें या आप अगर अपनी कुंडली चेक करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि कुंडली में किसी प्रकार का कोई ऋण तो नहीं बना हुआ। अब ये ऋण होता क्या है, इसको समझना ज़रूरी है, उसके कारण, उसके लक्षण और उसका निवारण। तो सभी चीज़ों को जब आप समझ लेंगे, तो आप उस चीज़ को ठीक कर पाएँगे, और जब तक आप इसका इलाज नहीं करेंगे, तब तक आप ही कुंडली के अंदर जितने भी राजयोग बने हुए हैं, वो अपना रिज़ल्ट नहीं देंगे। इसके साथ ही आज एक कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ऋण की बात करेंगे, फिर कुंडली के विश्लेषण के माध्यम से चार्ट को कैसे समझना है और उसका आंसर कैसे देना है, इसको समझेंगे। तो यहाँ पर ऋण होते कितने हैं, इसको समझना है। तो हमारे 9 प्लैनेट हैं, 9 प्लैनेट से रिलेटेड कोई ना कोई ऋण बताया गया है, और ये हर एक के चार्ट में कोई ना कोई ऋण अवश्य ही देखने को मिलता है। अब इस ऋण के कारण क्या हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कौन से ऋण को दी गई है? वैसे तो सारे ही अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, मगर फिर भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस ऋण को दी गई है, तो वो है पितृ ऋण। अब उससे पहले आप समझेंगे कि ऋण जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, हमारे 9 प्लैनेट, और 9 प्लैनेट से रिलेटेड कोई ना कोई ऋण। बृहस्पति पितृ ऋण, सूर्य जाति ऋण, चंद्र मातृ ऋण, शुक्र स्त्री ऋण, मंगल रिश्तेदार का ऋण, बुध बहन बेटी बुआ का ऋण, शनि जाली माना ऋण, राहु भ्रूण हत्या ऋण, केतु कुदरती ऋण। अब ये सारे जो ऋण हैं, इसमें हम सबसे पहले बृहस्पति के संबंधित जो ऋण हैं उसकी बात करेंगे, और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इसको समझेंगे। पितृ ऋण। अब पितृ ऋण यानी कि पितृ हमारे घर के बुजुर्ग, उनके द्वारा कोई भी ऐसा गलत कार्य किया गया जो हमें ऋण के रूप में प्राप्त हुआ, इसको क्या कहा गया है? करे बाबा भुगते पोता। ये लैंग्वेज किताब में लिखी गई है। यानी कि बाबा मतलब घर के बुजुर्ग, बृहस्पति क्या है? हमारे घर के बुजुर्ग। जब तक दादा रहते हैं तो दादा बृहस्पति होते हैं घर में, दादा नहीं रहते तो फादर बृहस्पति की श्रेणी में आ जाते हैं। अब इस ऋण को सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करें, तो उसका सबसे आसान तरीका है, हमें कुंडली के अंदर, क्योंकि पितृ ऋण को या किसी भी ऋण को देखने के लिए आपको लगन कुंडली को चेक करना होगा। लगन कुंडली ये आपकी है, और आपको कुंडली के हाउस पता होने चाहिए। ये फर्स्ट हाउस है, यहाँ पर नंबर कोई भी लिखा हो, नंबर कोई भी लिखा हो, मगर हाउस जो है ये फर्स्ट है, इसको लगन भी कहते हैं। सेकंड, तो इसी क्रम में ये नंबर लिखे हुए हैं हाउस के अकॉर्डिंग। तो बृहस्पति के जो घर हैं, जुपिटर को कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह बताया गया है। क्यों? क्योंकि हमारी कुंडली के अंदर टोटल कितने हाउस हैं? 12। अब 12 में से 5 घर बृहस्पति के पास हैं। कैसे हैं? सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस के जो ऑनर हैं वो कौन है? 2 नंबर की राशि आती है, तो नेचुरल जो उसके ऑनर हैं वो है शुक्र, और कारक बृहस्पति देव। सेकंड हाउस है किसका? मुख्यतः रूप से इससे आप परिवार, जमा धन, इन सब चीजों को देखते हैं। अगर किसी का सेकंड हाउस वीक है तो परिवार के अंदर किसी न किसी प्रकार की समस्या, धन का जमा न हो पाना। कई बार आपने देखा है कि पैसा कमा लेते हैं मगर जुड़ नहीं पाता, सेकंड हाउस को देखना होता है। सेकंड हाउस हमारी वाणी का है। सेकंड हाउस जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा जातक अपनी वाणी के माध्यम से धन का संचय करने में समर्थ होगा। सेकंड हाउस। इसके बाद आता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस किसका है? अब
इन हाउसेस की इंपॉर्टेंस समझिएगा, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि बृहस्पति की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा क्यों है। पहले हाउस, फिर बृहस्पति किन चीजों का कारक है, तो वो सारी की सारी चीजें एक ही जगह आके फिक्स हो जाएंगी। पांचवा घर संतान का, शिक्षा का, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, ये सारी चीजें पांचवें घर से। पांचवा घर हमारे जीवन में रोमांस का। अब रोमांस का मतलब यह है कि कई बार मैरिड लाइफ के अंदर हमें शादी तो हो जाती है, मगर शादी के अंदर एक वो मधुरता, वो मिठास नहीं देखने को मिलती, तो उसके पीछे कारण होता है पांचवा घर। क्योंकि शादी अगर चलेगी या नहीं चलेगी ज्यादा प्रॉब्लम है, सातवां घर। मगर वहां पर पति पत्नी के बीच रिलेशन कैसे होंगे या आपके अदर रिलेशंस भी कैसे होंगे, उसके लिए पांचवा घर जरूर कंसिडर करना पड़ता है। तो पांचवें घर की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, शिक्षा का भी है। इसके बाद आता है नाइन्थ हाउस। अब नाइन्थ हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस बिकॉज नाइन्थ हाउस ऑफ फादर, नाइन्थ हाउस ऑफ भाग्य, यानी कि जीवन के अंदर आपका भाग्य कितना साथ देगा। कई बार हम बात करते हैं कि उस व्यक्ति का भाग्य बहुत मजबूत है, कल वो 10,000 कमाता था, आज 10 लाख पे पहुंच गया। ऐसा होता है और इससे ज्यादा भी पहुंच जाते हैं। तो किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि मेहनत और प्रयास तो सभी लोग करते हैं और सभी करना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि उसने बहुत मेहनत करी तो वो सफल हो गया। सभी मेहनत करना चाहते हैं, रिक्शा वाला भी मेहनत करता है, मगर सक्सेस कौन होता है? जब किस्मत साथ देती है, किस्मत सही डायरेक्शन पर ले जाती है। जिस काम में आदमी एफर्ट्स देगा वो काम उसके फटाफट हो जाएंगे। तो नाइन्थ हाउस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भाग्य भाव किस्मत, नाइन्थ हाउस है। इसके बाद आता है 11th हाउस। अब नाइन्थ हाउस के, अच्छा पांचवें घर की बात कर रहे थे, सेकेंड हाउस के ऑनर, नेचुरल ऑनर शुक्र थे, कारक बृहस्पति थे। पांचवें घर का नेचुरल कारक बृहस्पति है और ऑनर सूर्य है। नाइन्थ हाउस इसलिए इंपॉर्टेंस है कि नाइन्थ हाउस के ऑनर भी और कारक भी दोनों जुपिटर हैं। 11th हाउस की बात करते हैं तो 11th हाउस किसका है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी आय का। क्योंकि हम सभी डेली इसी चीज के लिए प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आय की प्राप्ति हो। तो आय का साधन क्या होगा, आय कितनी प्राप्त होगी, और साथ ही हमारी डिजायर्स का, यानी कि जीवन में इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी। तो कई बार हमारे मन में बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं। तो 11th हाउस कितना स्ट्रांग है ये उस पर डिपेंड करता है कि जीवन में उन इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी। 12th हाउस, 12th हाउस में 12 नंबर की राशि आती है। इसके ऑनर जुपिटर हैं एंड कारक राहु है। 12वां घर हमारे खर्चों को दिखाता है, विदेश यात्रा को दिखाता है, शैया सुख को दिखाता है। तो 12वां घर रात की नींद भी है। तो ये सारी चीजें 12वां घर की इंपॉर्टेंस, क्योंकि हमारे जो एक्सपेंस होंगे, अगर 12वां घर अच्छा हुआ तो वो एक्सपेंस अच्छे कार्यों में होंगे, पैसा आएगा और अच्छे कार्यों में खर्च होगा, हमारी इच्छा से होंगे। अगर 12वां घर कमजोर होगा, खराब होगा, तो ऐसे में एक्सपेंस हमारी इच्छा के विरुद्ध होंगे। कोई बीमार हो गया, कोई कोर्ट कचहरी के मैटर लग गए, तो बिना बात के पैसा जाया जा रहा है जीवन में। तो यहां पर अब आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5, अब 12 में से 5 घरों पे कंट्रोल किसका आ गया? जुपिटर का। बाकी कितने बचे? 8। तो 8 प्लैनेट जो हैं उनके पास किसी के पास 1 हाउस है, किसी के पास 2 हाउस है, इससे ज्यादा किसी के पास नहीं है। अब बृहस्पति के पास 5 डिपार्टमेंट हैं, तो बृहस्पति की बात सबसे पहले करेंगे। बाकी जो अदर ऋण हैं उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जितने भी ऋण हैं उनके सिम्टम्स आपको अपने नियर बाय, अपने घर में दिखाई देंगे। तो ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप उनके सिम्टम्स और उनके रिजल्ट्स को समझेंगे कि ये ऋण बना होने के कारण आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलेंगी, तो वो चीजें आपकी लाइफ में चल रही होंगी।
मगर आज सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं तो पितृ ऋण। अब पितृ ऋण जो है जब कुंडली में होगा तो कैसे बनेगा, सबसे पहले उसको समझेंगे। सबसे बड़ा पितृ ऋण कौन सा है उसको समझेंगे, कितने प्रकार से बनता है, सबसे बड़ा कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा परेशान कौन सा करेगा, उसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, ऋण बना हुआ है तो उसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, और फिर उसका परमानेंट इलाज क्या है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परमानेंट इलाज क्या है, तो क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं। और आज की जो ये रेमेडीज है, ये रेमेडीज कोई भी व्यक्ति कर सकता है, तो आप बड़े सरल तरीके से इसको चेक कर सकते हैं और इन रेमेडीज को कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर जब आप इसको करना स्टार्ट करेंगे, देन यू विल फाइंड आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर फ्यू मंथ कि देयर इज चेंज इन योर लाइफ। तो यहाँ पर जैसे आपको बताया कि बृहस्पति के वैसे तो 5 घर हैं, मगर इसमें हम 4 घरों की बात करेंगे, 2, 5, 9, 12। 11वें घर को हम कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे, 11वां घर का कारक बृहस्पति जरूर है, मगर बृहस्पति देव का यहाँ पर कंट्रोल ज्यादा नहीं रहता, यहाँ पर शनि का ज्यादा कंट्रोल रहता है। तो इसलिए यहाँ पर 11th हाउस को हम छोड़ देंगे। 2, 5, 9, 12 इन घरों में, यानी कि बृहस्पति के घरों में, चाहे बृहस्पति कारक हो या मालिक हो, इसके एनिमी प्लैनेट। अब एनिमी प्लैनेट कौन से हैं? शुक्र, राहु और बुध। शुक्र, राहु और बुध, इनमें से कोई भी प्लैनेट बैठा हो तो कुंडली के अंदर बृहस्पति कमजोर हो जाता है, खराब हो जाता है, और ये कुंडली के अंदर पितृ ऋण बनाता है। अब डिपेंड ये करता है कि कितने बैठे हैं। अब डिपार्टमेंट कितने हैं? 4, 1, 2, 3, 4। प्लैनेट कितने? 3। तो हो सकता है किसी के चार्ट के अंदर शुक्र 9th हाउस में हो, 12वें घर में हो, 2nd हाउस में हो, 5th हाउस में हो, या राहु हो या बुध हो सकता है कि शुक्र और राहु दोनों ही हो, एक दोनों कंबाइंड किसी एक घर में हो, तीनों भी हो सकते हैं। इन 4 जो घर बताए हैं, इन चारों घरों में तीनों एक साथ हो सकते हैं, तीनों अलग अलग हाउसेस में हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, यानी कि जितने ज्यादा उतना बड़ा दोष। अब जितने ज्यादा बैठेंगे उतने ज्यादा ये जुपिटर को खराब करेंगे, कमजोर करेंगे। तो ये इंडिकेशन देते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर पितृ ऋण है, यानी कि आपके घर के बुजुर्गों ने जो भी कोई पहले ऐसा गलत कार्य किया है। क्योंकि हम आपको एक चीज बताएं कि हमारे को जो भी कोई विरासत में चीज मिलती है, बहुत सारे लोग चार्ट अपना दिखाते हैं तो पूछते हैं कि सर प्रॉपर्टी को लेके विवाद है, झगड़ा चल रहा है, मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि ये ज्यादा इन चक्रों में चलना नहीं चाहिए। हमें लालच जो है ना, ये कच्चा लालच, ये मार देता है। प्रॉपर्टी को लेके विवाद है, अरे प्रॉपर्टी बुजुर्गों की थी, उसके पीछे आप अपने रिश्तेदारों के साथ लड़ रहे हैं, यही एक ऋण का कारण बनता है। और वो प्रॉपर्टी कैसी है, क्या पता उस प्रॉपर्टी के पीछे कितने लोगों की बद्दुआएं जुड़ी हुई हों, क्या कोई गलत कार्य के द्वारा वो प्रॉपर्टी प्राप्त की गई हो। अब वो प्रॉपर्टी जब आपको मिलेगी तो आप खुश तो बड़े होंगे कि साहब 5 करोड़ की, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई, मगर उस प्रॉपर्टी के साथ जो ऋण साथ में आए होंगे वो आपकी आने वाली नस्लों तक को खराब करेंगे। हमें अपने सेल्फ एफर्ट्स देने चाहिए, अपनी रेमेडीज करनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, उसका मूल कारण समझना चाहिए और रेमेडीज करनी चाहिए और ईश्वर को थैंक्स बोलना चाहिए, और एक अच्छे मन के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। किसी का बुरा नहीं करना, किसी का अहित नहीं करना, ईमानदारी से पैसा कमाना, किसी प्रकार की चोरी नहीं करना। जैसे टैक्स चोरी लोग कर लेते हैं, जीएसटी चोरी कर लेते हैं, ऑल थिंग आर ऋण। आप उन पर ऋण चढ़ा रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आपको पता नहीं है, फिलहाल कुछ हो रहे हैं। तो अपना काम ईमानदारी से कीजिए। जो पैसा आना है वो निश्चित तौर पर आएगा, जो जाना है वो निश्चित तौर पर जाएगा। आप उसको चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। आपके हिस्से में अगर प्रॉपर्टी का सुख है तो वो अवश्य ही आपको मिलेगी। आप अपने एफर्ट्स करते रहिए। तो यहाँ पर जब ये ऋण बने होंगे तो इन ऋण के सबसे बड़ा ऋण कौन सा है, पहले इसको भी समझेंगे। मरकरी 9th हाउस, शुक्र राहु बुध में, बुध जब 9th हाउस में आ जाता है, वैसे तो कोई भी किसी हाउस में बैठ जाए ऋण बनाएगा बनाएगा, मगर मरकरी बुध 9th हाउस में अगर हो तो ये सबसे बड़ा
पितृ ऋण कहा गया है, सबसे खराब पितृ ऋण कह सकते हो। अब ऐसे में आपका जुपिटर कुंडली में कहीं बैठा हो, कई बार हमें दिखता है उच्च का बैठा है, हमारा बृहस्पति तो उच्च का है साहब, अब खुश हो रहे हैं बृहस्पति उच्च का है मगर रिजल्ट नहीं दे रहा, कारण पितृ ऋण बना हुआ है। आपकी कुंडली के अंदर बहुत सारे योग बने हैं, शश योग, मालवीय योग, फलाना योग, डिंका, आप खुश हैं, मगर जब तक इसे ऋण का इलाज नहीं करेंगे ये योग अपना रिजल्ट नहीं देंगे। जब ये कोई भी ऋण कुंडली में बना हो तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? बृहस्पति खराब होगा, बृहस्पति कितना खराब है डिपेंड करता है कितने बैठे हैं। दूसरा, बृहस्पति खुद कहां बैठा है, क्योंकि इन्होंने उसके घर में बैठकर बृहस्पति को कमजोर कर दिया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी 4 घर हैं, अब आपके घर में आपका कोई पक्का जो दुश्मन था वो आके बैठ गया कब्जा करके, तो वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा, आप मेंटली जो है डिस्टर्ब रहेंगे कि वो मेरे घर में बैठ गए, मेरी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उस पर वो आके कब्जा करके बैठ गया। दूसरा, आप खुद कहां बैठे हैं, यानी कि बृहस्पति खुद कुंडली में कहां बैठा है। अब पता लगा बृहस्पति भी कुंडली के अंदर किसी खराब हाउस में बैठा है या किसी और प्लेनेट, ग्रामर के जो रूल कराए आपको उसके कारण बृहस्पति और खराब हो रहा हो। अब ऐसे में बृहस्पति कितना कमजोर है ये तय करेगा जीवन के अंदर कितनी परेशानियां रहेंगी। तो कुछ लोग तो पैसे पैसे को मोहताज रहते हैं, कुछ लोगों ने कैरियर में ग्रोथ नहीं आती, व्यापार के अंदर तरक्की नहीं आती है, घुटन सी बनी रहती है, जीवन के अंदर समय नहीं आता। बृहस्पति है क्या? आपको ये तो पता लग गया कि हमारे ये 4 हाउसेस हैं, इन हाउसेस से क्या क्या देखा जाता है, मगर जो जुपिटर है, क्योंकि प्लेनेट खुद भी तो किसी न किसी कारक है, तो बृहस्पति खुद क्या है? बृहस्पति हमारे घर के बुजुर्ग हैं, बृहस्पति हमारी गुडविल है, इज्जत है, शोहरत है, बृहस्पति पैसा है, बृहस्पति ज्ञान है। इन सब चीजों की हालत खराब होगी, यानी कि बृहस्पति कुंडली में जब भी, और बृहस्पति एक ऐसा प्लैनेट है जो किसी न किसी रूल के कारण खराब होता ही होता है। केवल 10 से 15% चांस होते हैं कि बृहस्पति कुंडली में अच्छा हो, और जिसके अच्छा होता है उसको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना उसको वीडियो देखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट जीवन में राइज कर रहा है। तो जो राइज कर रहा होता है उसको क्या मतलब है? एक व्यक्ति है, स्पोर्ट्समैन है, स्वस्थ है, तो उसको मेडिसिन वगैरह की नॉलेज लेके क्या करना? उसने कहा आई एम फिट। मगर जिसके शरीर में पीड़ा होगी वो दवाइयां देखेगा, इस दर्द का इलाज क्या है। इसी तरह जिस व्यक्ति के जीवन में दुख होगा वो ये आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाएगा। तो यानी 90% लोगों के चार्ट में जुपिटर कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, क्योंकि जिसके पास इतना सारे डिपार्टमेंट है तो कोई ना कोई उसके डिपार्टमेंट को खराब करेगा ही करेगा। देख लीजिएगा आप अपनी फैमिली के चार्ट उठा के। अब जब कुंडली में किसी प्रकार का भी ऋण बना होगा तो बृहस्पति जिन चीजों का कारक है उनकी हालत खराब होगी, घर के बुजुर्ग के जो हैं वो परेशानी में होंगे, चाहे हेल्थ इश्यू हो, चाहे वेल्थ इश्यू या उनकी लाइफ में स्ट्रगल हो। ऐसे जातक के घर में पीपल का पेड़ उगाना नॉर्मली देखा जाएगा, कभी छत पे उगाएगा, कभी दीवारों में उगाएगा, घर के बाहर वॉल पे उगाया। और हम करते क्या हैं? उस पीपल के पेड़ को उखाड़कर फेंक देते हैं। कई लोग उस पे कुछ एसिड डाल देते हैं ताकि दोबारा ना उगे। जितना आप ये कर रहे हैं उतना बृहस्पति खराब होता जा रहा है, और आपको पता नहीं है, जाने जाने आपने बहुत बड़ी गलती कर दी जिसका वजह से जीवन में स्ट्रगल बना हुआ है। करना क्या होता है उसके लिए ये समझना होता है। अब पितृ ऋण अगर कुंडली में बना है तो सबसे पहले इसका इलाज करना चाहिए। बल्कि मेरा मानना यह है कि हमारे 9 प्लैनेट से रिलेटेड जितने भी ऋण हैं हमें उसकी प्रॉपर जानकारी हो या ना हो, मगर उसके उपाय की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि उसके सभी प्लैनेट्स के जो ऋण के उपाय हैं वो जीवन में एक एक बार अवश्य कर लेने चाहिए। आपको स्पष्ट तौर पे अगर नहीं भी समझ में आया तो उनकी रेमेडी एक एक बार करके छोड़ देनी चाहिए, उसके साइड इफेक्ट नहीं है, तो वो आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा चेंज अवश्य लेके आएंगे। अब यहां पर पितृ ऋण अगर कुंडली बना हो तो 2 इसके उपाय हैं। सबसे पहला उपाय वो क्या है? आपने एक ट्री बनाना है, ट्री इन द सेंस अपनी फैमिली का ट्री। उसमें आपने यहां पर अपने सपोज कीजिए दादाजी को मेंशन किया, और दादाजी के आगे कितने बच्चे हैं
उनके आगे कितने बच्चे हैं, उनके आगे कितने बच्चे हैं, यानी कि पूरा एक फैमिली ट्री, उसके अंदर 100, 150, 200 आज की डेट में करंट पोजीशन में कितने बच्चे आ रहे हैं दादाजी से स्टार्ट करके, उन सब की काउंटिंग कर ली। अब सपोज कीजिए काउंटिंग के अंदर आए आपका 150, तो रूल क्या है कि आप अपने खानदान के सभी लोगों से बराबर मात्रा में पैसा इकट्ठा करके किसी धर्म स्थान में दान करके आए, मगर यह संभव नहीं है, क्योंकि पहली बात तो खानदान पता नहीं कहां है, किसी का यूएसए में तो किसी का कहीं है, मगर आपने ये पता करना है कि टोटल हैं कितने। ये पता करने के बाद आपने अपने नाम का जो भी पैसा निकाला, तो उसका तरीका क्या है कि आप अपने नाम का 1 रुपया निकालें, और बाकी जो बचे थे, तो जितना आपने अपने नाम का निकाला उसका 10 गुना उनके नाम का निकालें, यानी कि 150 टोटल अगर आए तो आपने अपने नाम का 1 रुपया निकाला, तो बाकी कितने बचे, 149। 149 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितने हो गए, 1490, 1490 रुपए आपने अपने रिलेटिव्स के नाम के डाल दिए। तो टोटल जो है आपका 1491 रुपीज आपने इकट्ठे किए, बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में गुप्तदान कराए। ये इसका उपाय हो गया। दूसरा उपाय बहुत सरल है और बहुत इफेक्टिव है, ये भी इफेक्टिव है वो भी इफेक्टिव है, दोनों ही कर लेने चाहिए, मेरा मानना यह है। क्या है, पीपल की सेवा करना। पीपल क्या है, बृहस्पति। अब पीपल की सेवा करी कैसे जाए, बहुत सारे प्रश्न लोग करते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर सुबह करें शाम को करें। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दिन भर में कहीं ना कहीं घूमते हैं, अपने वर्किंग प्लेस पे जाते हैं, घर के आसपास। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो नॉर्मली कहीं ना कहीं दिख जाता है। आपने क्या करना है, पीपल में जल डालना है। अब वो कहीं भी डाल दें, सड़क के पास पीपल है उसमें डाल दें, आपके ऑफिस के नियर बाय कोई पीपल है उसमें डाल दें, मंदिर में जाके डाल दें, किसी भी टाइम डाल दें, मगर जल्द डेली जरूर डालें। जब आप लगातार उसमें जल डालते रहेंगे, संडे के दिन छोड़कर, संडे में नहीं डालना, तो कितना भी बड़ा पितृदोष हो वो ग्रेजुअली धीरे 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 खत्म होता चला जाएगा। तो यहां पर पीपल की सेवा करनी है। घर पे अगर पीपल उग आया है तो उस पीपल को काटना नहीं है। क्या करना है, आपने उस पीपल को एक गमले में मिट्टी तैयार करनी है, उस गमले को लेके जाएं और उस पीपल को बड़े तरीके से थोड़ा सा आसपास की खुदाई करके जड़ सहित बड़े प्यार से निकालें। निकालने से पहले हाथ जोड़ के मन में प्रार्थना करें कि हे पीपल देवता, मैं आपको आपके उचित स्थान पर ले जाने के लिए आया हूं। मुझसे मेरे परिवार से जाने अनजाने कोई भूल चूक हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ऐसे मन में प्रार्थना करके आप उसको बड़े प्यार से निकालें। निकालते साथ ही उसको जो मिट्टी आपने तैयार करी थी उस मिट्टी में लगा दें और थोड़ा सा पानी डाल के अपने घर में रख लें। अब आप उसकी कुछ दिन टेक केयर करें, यानी कि उसमें डेली जल वगैरह डालते रहें, और वो पीपल उसके अंदर सेट हो जाएगा और ग्रो करने लगेगा। देन आप उसको जो है मंदिर में या किसी अच्छे जगह पर लगा के आ सकते हैं। तो उससे क्या है, आपने बृहस्पति का जो दोष था वो दूर कर दिया। मगर ये काम बिल्कुल नहीं करना कि पीपल उगाया और उसको काट के फेंक दिया। अगर पीपल कटवाएंगे तो उपाय भी काम नहीं करेंगे। तो होप सो आपको इसके बारे में आज समझ में आ गया होगा कि इसको देखना कैसे है, सिम्टम्स क्या हैं और ठीक कैसे करना है। बाकी के जो ऋण हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में, या आप जैसे भी सजेशन देंगे कमेंट सेक्शन में, अगर आपको ठीक लगा हो तो आगे सारे एक साथ ही करा देंगे। वो इतने ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, मगर ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था ज़्यादा। तो आज हमने इसकी बात करी, अब एक कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर चार्ट लिया है रंजीत जी हैं दिल्ली से। 11 अगस्त 1981 11 अगस्त 1981
15:30 दोपहर के 3:03 दिल्ली। इनका क्वेश्चन है सन एंड फाइनेंस, यानी कि बेटे की प्राप्ति नहीं हुई और फाइनेंस के इशू, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज फाइनेंस कंडीशन। तो यहां पर इन प्रश्नों के आंसर देंगे। इन आंसरों को कैसे निकालना है, इसके पीछे कारण क्या है उसको समझेंगे और कुंडली को शॉर्ट में एनालाइज करेंगे, क्योंकि डिटेल में तो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, 2 घंटे लग जाएंगे। अब यहां पर ये इनका लगन चार्ट है और ये वर्षफल है, तो हम एनालाइज के साथ साथ ये भी समझेंगे कि अपनी कुंडली को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसका इस्तेमाल करके जीवन की परेशानियों को दूर करना है, कौन से काम लगन चार्ट के अकॉर्डिंग करने हैं, कौन से वर्षफल के अकॉर्डिंग करने हैं। मेन रेमेडीज अकॉर्डिंग टू वर्षफल की जाएगी एंड द स्टैंडर्ड रेमेडीज, यानी कि कुछ ऐसी रेमेडीज जो लॉन्ग लाइफ करनी होगी, इस सारी बात को समझेंगे। तो यहाँ पर इनके धनु लगन की कुंडली है, चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, केतु सेकंड हाउस में, मंगल 7th हाउस, बुध, राहु, सूर्य, ये काफी खराब कॉम्बिनेशन आ गया, इसने पूरी कुंडली की ऐसी कर दी। 8th हाउस में शुक्र, 9th हाउस बृहस्पति शनि, 10th हाउस। ऐसे जातक की अगर हम बात करें, इसका थोड़ा शॉर्ट में विश्लेषण करते हैं। ऐसे जातक की बात करें तो ऐसे जातक का चेहरा या आदतें अपनी मदर से मैच करती हैं। ऐसा जातक को नॉर्मली गले में कोल्ड इन्फेक्शन के इश्यू बचपन में थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करते हैं। तीसरा, ऐसे जातक की मदर धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं। ऐसे जातक अपनी मदर से काफ़ी अटैच होते हैं और माँ से किसी न किसी बात पे विवाद भी हो जाता है। नॉर्मली ऐसे जातक की मदर जब तक रहती हैं तो जातक पर धन की ज़्यादा समस्या आती नहीं है, पैसा कहीं ना कहीं से आ जाता है। अब यहां पर चंद्रमा फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, दैट इज एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ मून। बट हम हमेशा बात करते हैं कि कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में अगर प्लेस्ड है तो कैसी पोजीशन में है, अच्छा है या खराब है। अब प्लेसमेंट तो बहुत अच्छा है, मगर केतु कहां बैठे हैं? केतु बैठे हैं सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस में केतु जब होता है तो ऐसे में रूल क्या है? रूल ये है कि कुंडली के अंदर चंद्रमा कहीं भी हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चंद्रमा को वीक करेगा, कमजोर करेगा। बिकॉज सेकंड हाउस, लॉजिक भी समझिएगा, सेकंड हाउस के अंदर काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग 2 नंबर की राशि आती है। 2 नंबर की राशि किसकी है? शुक्र की। 2 नंबर में उच्च का कौन होता है? चंद्रमा। और सेकेंड हाउस का कारक क्या है? बृहस्पति। तो सेकेंड हाउस के अंदर केतु को शुभ माना गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बृहस्पति उस घर का कारक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो कंट्रोल है वो कारक का होता है। सेकेंड नंबर पे किसका होता है? जो मालिक। तो कारक बृहस्पति है। केतु इज द फॉलोवर ऑफ बृहस्पति, जुपिटर, तो अपने गुरु के घर में आके बैठ गया, दैट इज गुड। और वीनस इज आल्सो फ्रेंड ऑफ केतु, तो भाई मालिक भी जो है मेरा मित्र है और कारक भी। तो केतु इज हैप्पी इन सेकेंड हाउस। बट केतु इज द एनिमी ऑफ मून। मून उच्च का होता है, तो केतु कुंडली में, अब मून जहां पर उच्च का होता है 2 नंबर के साइन में बैठकर मून से कनेक्शन बनाकर खुद तो सेफ हो गया, मगर चंद्रमा को कुंडली में कहीं भी बैठा हो उसको कमजोर करेगा। अब चंद्रमा क्योंकि प्लेसमेंट अच्छा है, तो इस चंद्रमा को जो अच्छी पोजीशन में बैठा है बहुत पैसा दे सकता है। उससे पैसा लेना कैसे है, दैट इज इंपॉर्टेंट, उसकी बात आगे करेंगे। केतु सेकंड हाउस, सेकंड रूल क्या है? कुंडली के अंदर शुक्र कहीं भी हो, कैसा भी हो, उसको डिफेंड करता है, यानी कि शुक्र को बहुत ज्यादा खराब होने नहीं देता। चंद्रमा को खराब करेगा, शुक्र को डिफेंड करेगा, राइट। अब यहां समझ लिए, आगे चलते हैं। मंगल आगे 7वें घर में, ऐसे जातक 3 नंबर के साइन में, ऐसे जातक खाओ पियो
मस्त रहो के सिद्धांत, यानी खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। ऐसे जातक दूसरों के काम बड़े आते हैं मगर दूसरों से काम नहीं ले पाते। ऐसे जातक के जीवन में कोई ना कोई जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा इनके गले पड़ी रहती है, क्योंकि सातवें घर के मंगल को क्या कहा गया है? विष्णु की तरह पालना करने वाला। इट इज द लैंग्वेज ऑफ लाल किताब। इसका अर्थ क्या है कि कोई ना कोई जिम्मेदारी गले पड़ी रहेगी, किसी ना किसी को पालता रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेस करेगा। मगर ऐसे जातक को उस जिम्मेदारी को निभाना अवश्य चाहिए, तो पैसा आता रहेगा। अगर उस जिम्मेदारी से पीछे हटेगा तो पैसा भी नहीं आएगा। बात करते हैं बुध, राहु और सूर्य की। अब बुध, राहु, सूर्य की बात करते हैं, उससे पहले मंगल को समझते हैं। मंगल की पोजीशन क्या है? अब मंगल सातवें घर में है। अगर सातवें घर का मंगल खराब हुआ तो जीवन में 3 ऑपरेशन करा देगा। सातवें घर का मंगल शुक्र के घर में आके बैठ गया तो शुक्र से कनेक्शन बना रहा है। मरकरी को खराब करेगा, क्योंकि मरकरी इज द कारक, तो व्यापार में दिक्कत पैदा करेगा। मरकरी को खराब करेगा, शुक्र को ठीक करेगा, शुक्र का फ्रेंड है। मगर अगर खुद खराब है तो फ्रेंड को भी खराब करेगा। अब मंगल अच्छा है या खराब है ये कैसे तय करें? तो इस पे दृष्टि किसकी आ रही है? चंद्रमा की। चंद्रमा की दृष्टि आ रही है। चंद्रमा हमेशा जब भी दृष्टि डालता है मंगल पे तो मंगल को डिफेंड करता है, मंगल को अच्छा कर देता है। मगर इधर तो चंद्रमा ने सपोर्ट करके उसको अच्छा किया, मगर चंद्रमा खुद भी वीक था। भाई आपका एक दोस्त आपको सपोर्ट कर रहा है कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, दोस्त खुद ही कमजोर है, बीमार पड़ा हुआ है, तब क्या करें? एक जगह लड़ाई हो गई, दोस्त आ गया, अब दोस्त तो खुद ही उसको बचाने के लिए किसी न किसी को बुलाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा कमजोर पोजीशन में है, मगर फिर भी वो इसको डिफेंड करेगा। मगर अब सेकंड रूल क्या है? शुक्र 9th हाउस, ये मंगल बद का जब आपको पहले वीडियो में बताया था कि मंगल बद के लक्षण क्या हैं। मंगल बद सबसे ज्यादा खराब होता है क्योंकि मार्स इज एवरीथिंग, मंगल की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो शुक्र 9th हाउस सबसे बड़ा मंगल बद, जैसे भी बात करी थी कि मरकरी 9th हाउस सबसे बड़ा पितृ ऋण, इसी तरह शुक्र 9th हाउस सबसे बड़ा मंगल बद। बद मीन्स बुरा। अब मंगल बद की डिटेल में जब बात करी थी तो 52 मिनट का वीडियो है, मगर दैट वीडियो इज वेरी अमेजिंग। आप अगर उसको देख के समझ लोगे तो पूरा माइंड वॉश हो जाएगा कि यस, हमारे जीवन में ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स का कारण क्या है। अब शुक्र ने इसको खराब किया, एक बचा रहा था, एक ने खराब कर दिया। आगे बढ़ते हैं। बुध सूर्य राहु। अब बुध सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन जब कुंडली में बन गया तो यहां पर बुध प्लस राहु और राहु प्लस सूर्य, राहु प्लस सूर्य या सूर्य प्लस सूर्य की दृष्टि कहां जा रही है? यहां पर सेकंड हाउस में, तो इन तीनों की जा रही है। तो यहां पे क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? सूर्य प्लस केतु, सूर्य प्लस केतु प्लस राहु और केतु प्लस बुध। अब ऐसे में सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन भी है, सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन भी है, यानी कि सूर्य को ग्रहण लग गया। जब भी कुंडली में किसी प्रकार का ग्रहण आ जाए, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो जातक की 45 वर्ष की आयु तक जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहता है। जुपिटर खराब हो जाता है कुंडली के अंदर, क्योंकि जब कुंडली के अंदर संघर्ष आ जाएगा तो डेफिनेटली जुपिटर क्या है? किस्मत। किस्मत खराब होगी तो जुपिटर तो खराब ऑटोमेटिक हो गया। अब जुपिटर यहां वैसे भी खराब हो रहा है, उसकी बात भी करते हैं, जुपिटर भी आते हैं। तो सूर्य प्लस राहु ग्रहण आ गया, 45 वर्ष तक जातक को जीवन में दुखी करेगा। सूर्य क्या है? पिता भी है, राहु साथ में बैठ गया तो पिता की लाइफ में स्ट्रगल आफ्टर द बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड, पिता की लाइफ में स्ट्रगल। बुध प्लस राहु, आपको एक रूल बताया था, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो है, उसका टाइटल ही यही है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अगर वर्षफल में आ गया तो उस साल अपना रिजल्ट जरूर देगा, बर्थ चार्ट में हो या ना हो।
मगर बर्थ चार्ट में ही हो तब तो समझ लो कि हो गया काम, क्योंकि बर्थ चार्ट का मतलब यह है कि इसके यहां पर जो कुंडली में राजयोग या अशुभ योग होंगे वो पूरा जीवन भर दुखी करेंगे। वर्षफल वाले क्या करेंगे, वो उस साल दुखी करेंगे। वर्षफल क्या है आपको पता ही है, जन्मदिन से अगला जन्मदिन आने तक का समय, ये हमारा नया साल होता है। तो हमें अपने नए साल को समझना होता है, वो नहीं होता कि 1 जनवरी से आ गया और 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को पार्टी कर रहे हैं कि नया साल आ रहा है। नया साल तो आपके जन्मदिन से आ रहा है, उसको समझो कि भैया इस साल क्या रहने वाला है। और कोई परेशानी है तो आती 100% है, डेली कम से कम 20 चार्ट पे बात होती है। और किसी न किसी मिलता है, जब पूछते हैं यस यस यस, हाँ सर ये चल रहा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंस है वर्षफल पर। अभी इसकी बात भी करते हैं, क्योंकि जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे ये तो उस साल काम करेगा, मगर इसको भी ठीक करना जरूरी है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही ठीक होगा, क्योंकि ये क्या है, बिल्डिंग की नींव। अब आपको 10 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, नींव कमजोर है तो बन जाएगी, नहीं बनेगी। तो ऊंचाइयों पे जाना है तो इसको ठीक करना पड़ेगा। इसकी रेमेडी कैसे काम करेगी, होम्योपैथी दवाई की तरह धीरे 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 धीरे, महसूस होगी नहीं मगर जड़ से बीमारी को खत्म करेगी। इसकी कैसे काम करेगी, होम्यो एलोपैथी मेडिसिन की तरह कि भैया ये फटाफट रेमेडी करी और इस साल ये प्लैनेट्स खराब था, इसको शांत कर दिया, तो उस साल के लिए नेगेटिव जो प्लैनेट्स है उसको खत्म कर दिया। अब बुध प्लस राहु की बात हो रही है, ये कॉम्बिनेशन जब 7 से लेकर 12 में कहीं भी हो तो बताया था कि जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना। जेल खाना का मतलब होता है कि किसी न किसी कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना, कई बार जेल यात्रा भी करा देता है, थाने कचहरी के चक्कर लगना। दवा खाना मतलब कि किसी न किसी कारण डॉक्टर के या अस्पताल के चक्कर लगना। पागल खाना मतलब बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में रहना। ऐसे जातक की बात करें तो बुध और राहु सर में दर्द की शिकायत, स्किन रिलेटेड इश्यू, इस तरह की समस्या भी जीवन में देता है। शुक्र 9th हाउस में है तो ये आपको बता ही दिया कि शुक्र 9th हाउस इज वेरी बैड, मगर केतु यहां पर इसको कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहा है। मगर फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि मंगल भी बैठ गया 7वें घर में, केतु कितना भी डिफेंड करे फिर ये भी जाके यहां मिल जाएंगे। तो यहाँ कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, बुध प्लस शुक्र, राहु प्लस शुक्र, सूर्य प्लस शुक्र। तो लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चैलेंजेस, थोड़ा सा टकराव और समटाइम्स टू मैरिज योगा भी यहाँ पर बन जाते हैं, अगर यहाँ पर ये शुक्र और ज्यादा खराब हो जाए। अब यही शुक्र जाके यहाँ भी मिलेगा, यहाँ मिलेगा बृहस्पति और शनि के साथ। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में चैलेंजेस तो डेफिनेटली मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि शुक्र कई तरह से खराब हो रहा है और कॉम्बिनेशन तो अपना रिजल्ट देंगे। ठीक है, केतु बचा लेगा, केतु कहीं ना कहीं बचाएगा, मगर फिर भी ये चीजें तो काम करेंगी। अब शुक्र जाके शनि से मिला, शनि इज द कारक ऑफ दुख, तो मैरिड लाइफ से दुखी, लाइफ पार्टनर डोमिनेटिंग नेचर के होंगे, चिड़चिड़ स्वभाव के होंगे, लाइफ पार्टनर की कोई ना कोई ऑपरेशन वगैरह हो जाता है। शुक्र बृहस्पति के साथ मिलेगा तो आल्सो बैड, बृहस्पति और शुक्र बोथ आर एनिमी, तो नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर पहले बात की हुई है। अब ऐसे में बृहस्पति और शनि की बात करते हैं तो ये प्लेसमेंट में शनि का प्लेसमेंट एक्सेलेंट है। बृहस्पति और शनि, बृहस्पति क्या है, फकीर है, साधु है। शनि क्या है, फकीर। अब इस कॉम्बिनेशन को कैसे समझें कि ऐसा फकीर जिसकी झोली में क्या है किसी को समझ नहीं आया, यानी कि ऐसे जातक का भेद जल्दी से कोई आसानी से जान नहीं सकता। ऐसे जातक के विचार दुनिया वालों से मेल नहीं खाते। ऐसे जातक ऑलवेज प्लान टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर, हमेशा कुछ जीवन में कुछ ऐसा करने के बारे में सोचते रहते हैं जो नॉर्मली आम इंसान ना करता हो। अब ये कॉम्बिनेशन क्योंकि फकीर हो गया ना, तो फकीर आम पब्लिक के बीच में तो नहीं रहेगा, तो फकीर तो अलग दुनिया में रहते हैं। तो इस टाइप का व्यक्ति, बृहस्पति 10th हाउस। अब ऐसे जातक के साथ समस्या क्या होती है कि जीवन में ऐसे जातक को एक बीमारी होती है दूसरों का भला करने की, और जितना भला करते हैं उतना जीवन में दुखी रहते हैं। तो दे शुड अवॉइड ऑल दिस थिंग एंड फॉलो द स्मार्ट वे। स्मार्ट वे यूज करना चाहिए, ज्यादा भलाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज ये परेशानी रहते हैं। तो हमने ये देखना है कि भैया ठीक है कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे हैं,
अब इन प्लैनेट्स को ठीक कैसे करना है, अपने चार्ट को सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भैया इसको ठीक कैसे करना है और क्या कर सकते हैं। नॉर्मली हम बचपन से अब तक जब देखते आए तो जब भी कभी कुंडली दिखाते थे तो चार्ट देखा, महादशा देखी, अंतर देखा, अरे साहब शनि शुरू हो गया, शनि अच्छा नहीं है। तो शनि अच्छा नहीं है तो क्या 19 साल का महादशा का पीरियड गया? और उसके बाद किसकी आ रही है कि शनि के बाद बुध की आ रही है, बुध भी खराब है। ये कितना है कि 17 साल, 17 प्लस 19 कितने हो गए, जोड़ लो। इसके बाद किसकी आ रही है, उसका भी ये भी अच्छा नहीं है। आपकी कुंडली में 9 में से 3 ग्रह खराब हैं और तीनों की महादशा आ गई कि तब तक आप कितने साल के हो जाएंगे, कि तब तक हो जाएंगे 60 साल के। तो 60 साल की आयु तक तो मेरा कुंडली गई डैमेज। अब वो अच्छे वाली की दशा कब आएगी, वो आएगी 60 के बाद। ओहो, तब तक तो पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे। पंडित जी आयु भी बता दो कितनी है कि 60 के बाद है भी या नहीं है। कुछ नहीं है, वर्षफल इज द इम्पोर्टेंट। क्या करा, स्टोन पहना दिया। आप तो पुखराज पहन लो, आप नीलम पहन लो, ये पूजा पाठ करा लो, परेशानी है। ये कुछ नहीं, इससे काम कभी नहीं करते। ये मंत्रों का जाप कर लो, कुछ नहीं, प्रैक्टिकल चीजों को जियो स्मार्ट तरीके से। इस चार्ट को ठीक कैसे करना है, नंबर 1, सबसे पहले लगन चार्ट के अकॉर्डिंग ऐसे जातक को क्या कार्य आजीवन करने चाहिए ताकि ये चार्ट ठीक होना स्टार्ट हो। डेली ऐसे जातक को माथे पे हल्दी या केसर का तिलक अवश्य लगाना चाहिए, केतु अच्छा होता चला जाएगा। ग्रीन कलर अपने जीवन से त्याग देना चाहिए, चंद्रमा पहले घर में है। हरा रंग जहर के समान काम करेगा। अवॉइड ग्रीन कलर इन हिज लाइफ, क्योंकि हरा रंग का पेंट, कलर, बेडशीट कुछ भी नहीं रखो। कांच के गिलास में कुछ पियो मत। माता की सेवा करो। चंद्रमा फर्स्ट हाउस, माता की जितनी सेवा करेगा उतना तरक्की करेगा। माता ने कहा यस तो यस, रात तो रात, तो माता के चरण पकड़ लो, सेवा करो। माता से चांदी की चकोर डब्बी में चावल डालकर आशीर्वाद के तौर पर लेकर रख लो। चांदी गिलास में दूध पानी वगैरह पियो। ये चंद्रमा कितना भी खराब क्यों ना हो, अब ये पावर होना फुल होना शुरू हो जाएगा। डिपेंड करता है हम इन चीजों को कितनी जल्दी समझ लेते हैं। चंद्रमा को ठीक कर लिया, अब बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन की। तो ऐसे जातक को रेड कलर के अंडर गारमेंट यूज करने चाहिए, ब्लू ब्लैक अवॉइड करने चाहिए। ऐसे जातक को साल में एक बार किसी पागल खाने में कुछ ना कुछ डोनेशन देती रहनी चाहिए। महीने तो महीने में एक बार किसी अस्पताल की कैंटीन में जाकर वहां पे चाय पानी कुछ पी ले और वहां से कुछ 10-5 रुपए की दवाइयां लेके आए। ये रूल हमेशा बना के रखे। जब भी जीवन में सूर्य ग्रहण आए, सूर्य ग्रहण के समय 400 ग्राम जो 400 ग्राम काले सफेद तिल और एक जटा वाला नारियल जल प्रवाह करे, मगर वर्षफल चेक करने के बाद, क्योंकि जल प्रवाह के लिए आपको 4th हाउस की कंडीशन को देखना पड़ेगा। तो हमेशा हर चीज जल प्रवाह नहीं करनी, उसके लिए वर्षफल को भी चेक करें। तीसरा, एक 3 धातु का छल्ला जिसके अंदर गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, इन तीनों को मेल्ट कर कर फिर वो छल्ला तैयार किया जाता है, जिसको बोलते हैं ढलाई वाला छल्ला। इनको हमेशा पहन के रखना चाहिए। चांदी का चौकोर टुकड़ा पर्स से पॉकेट में रखना चाहिए। तीसरा, ऐसे जातक को अपने सर पे ब्लैक कलर की डाई नहीं करनी चाहिए, हमेशा मेहंदी कलर या ब्राउन कलर इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, गले में गोल्ड चेन नहीं पहननी चाहिए। चौथा, इनको डेली मंदिर नहीं जाना चाहिए। कभी उपाय के लिए जाना हो चले जाए, मगर डेली मंदिर नहीं जाना चाहिए। ज्यादा धार्मिक कार्यों के लिए संलग्न नहीं रहना चाहिए। तो ये कार्य इन्होंने सदैव के लिए फॉलो करने हैं। बात करते हैं मेन उपाय की, वर्षफल के अनुसार क्या करना है। वर्षफल के अनुसार इनको नंबर 1, लाल रंग का रुमाल अपने पर्स या पॉकेट में रखना है। तीसरा, इस साल इन्होंने जितना भी यथासंभव हो सके गंगा स्नान करना है। डेली अपने ऊपर गंगा जल के छींटे मारने हैं, सिर पे, चेहरे वगैरह पे। तीसरा, सोमवार के दिन अनमैरिड गर्ल को व्हाइट स्क्वायर बर्फी डोनेट करनी है। एक को दें, एक को ज्यादा को दें, उम्र कुछ भी हो, मगर होनी अनमैरिड चाहिए। चौथा, शुक्रवार के दिन मंदिर में दही और कपूर का दान अवश्य करें। पांचवा, 43 डेज
एक तांबे का पैसा जल प्रवाह करें। अब रूल तो यह है कि 43 डेज करें, मगर आज की डेट में करना पॉसिबल नहीं है। उसकी जगह आप दूसरी रेमेडी ये कर सकते हैं कि 10 तांबे के पैसे सिक्के और 10 गुड़ की डली ये जल प्रवाह कर दें। महीने में एक बार कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो एक बार भी कर दें चल जाएगा काम। तो ये उपाय इनको लगातार करने हैं, और जब ये लगातार करेंगे अपने सर पर कैप जरूर पहन के रखें, व्हाइट या रेड कलर की, स्पेशली अकॉर्डिंग टू वर्षफल, और ब्लैक कलर की डाई ना करें। तो निश्चित तौर पर इनको लाभ और शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। तो होप सो आज आपको इस ऋण के बारे में कुंडली का विश्लेषण करने का पर्पज ये रहता है कि ताकि आप प्रैक्टिकली बार बार चीज़ों को देखेंगे तो आपको बार बार देखने से वो चीज़ें समझ में आएंगी कि चीज़ों को ठीक कैसे करना है, समझना कैसे है। तो नेक्स्ट वीडियो बाकी के ऋण के बारे में अगर समझना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो कोई नया टॉपिक लेंगे अच्छा सा। और ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जब तक इनका इलाज नहीं करोगे तब तक कितने भी उपाय करते रहो काम नहीं करते और राजयोग असर नहीं देते। कई बार बहुत अच्छे अच्छे राजयोग होते हैं मगर वो बेचारे शांत बैठे रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।